पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है रूबरू। मैं हूँ आपके साथ शाहीन महाजन। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात होती है। आज भी हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सवालों की ओर। मेरा पहला सवाल है, तरक्याती अमल में नौजवानों की शमूलियत कितनी ज़रूरी है? यंगस्टर्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में। यंगस्टर्स को एम्पावर करना इम्पॉर्टेंट है। यंगस्टर्स को राइट एजुकेशन देना राइट टाइम पे वो इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो सोसाइटी में डिफरेंट रोल्स एक राइट टाइम पे परफॉर्म करें। और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में, हमारे यहाँ डिफरेंट कॉलेज में हमारी गवर्नमेंट की यही कोशिश रहती है कि उनको एम्पावर करे, उनको एनलाइट करने राइट नॉलेज से, ताकि वो कल जाके सोसाइटी में एक बेहतरीन रोल प्ले करें। मेरे हिसाब से हमारी जनरेशन जो कि 60s की जनरेशन है, अगर आप देखेंगे अक्रॉस ग्लोब हमसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं, और अगर उन गलती को कोई सुधार सकता है तो ये नई जनरेशन है। आप इन पे भरोसा करना सीखिए। डोंट पेंट ऑल ऑफ देम विद वन ब्रश। ये लोग एनवायरनमेंट को क्रिएट करना जानते हैं और चाहते हैं, और वो दे ऑलवेज लुक फॉर ए बेटर वर्ल्ड। उनकी पूरी लाइफ आगे पड़ी है और इनकी आंखों में ख्वाब है। और अगर हम इनको मौका दें और इस जनरेशन को हम आगे लाए, तो जितनी भी हमसे कोताहियाँ हुई वो ये नहीं करेंगे, बल्कि उनको ठीक करेंगे। और जो यहाँ चल रहा है वो हमारी जनरेशन की वजह से चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि नई जनरेशन पे भरोसा करना चाहिए और वो बहुत इनकलाब ला सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये जो जवान हैं ये हर कौम का मुस्तकबिल होते हैं, और आज बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में हमारा ये मुशाहिदा है कि ये ही नौजवान जो हैं ये किसी कौम को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। मैं आज के बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में ये बात कर रहा हूँ। इसलिए आज हद ज़रूरी है कि सही तालीम और सही इंस्ट्रक्शन, जिसमें एक आफाकी नज़रिए के मतलब को प्रमोट करने की ज़रूरत है, वो नौजवानों में उस तनाज़ुर के को मद्देनज़र रखकर उन्हें इंस्ट्रक्शन यानी तालीम दी जाए, ताकि उनका एक आफाकी नज़रिया बन जाए। वो कौमों की मेंढक न बन जाए जो कहेंगे कि बस जो यहाँ से जितना आसमान हमें दिखाई दे रहा है कि आसमान इतना ही है, बल्कि उनके अंदर एक सही मतलब आइडियोलॉजी, एक सही फ़िक्रियात को प्रमोट करने की, फोस्टर करने की ज़रूरत है। इस पर भी मैं मुतफिक नहीं हूँ कि जो ओल्ड जनरेशन है उनकी कुछ गलतियाँ हुई हैं। ये बात कहाँ तक सही है इसका भी यही लोग देखेंगे। लेकिन जब तक नौजवान आगे नहीं आएंगे, जब तक नौजवान अपने आप को ना सुधारें, जब तक वो लाइमलाइट पर नहीं आएंगे, कोई भी कौम सुधार नहीं सकता है। किसी भी कौम की जो डेवलपमेंट होगी वो कौम तब तक कोई डेवलपमेंट उसकी नहीं होगी जब तक हमारे जवान लोग सामने नहीं आएंगे। बड़े बुज़ुर्ग जब तक वो न बदलें और अपना अक्स ये नौजवानों पर न छोड़े, ये नौजवान कहाँ से सीखेंगे? हम नौजवानों को बोलते हैं आगे बढ़े, लेकिन हम इनको क्या दे रहे हैं? जब हम इनको अच्छी चीज़ें देंगे तो यही अच्छी चीज़ें ये सामने लाएंगे। तो हमारी सोसाइटी जो है एक स्टीरियोटाइप्ड की सोसाइटी है। एक पुरानी जो इंग्लिश छोड़ कर गए थे वही सोसाइटी को हम आगे लेकर चल रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं इन बच्चों को? हम क्या देंगे? हम जब संभलेंगे तो ये बच्चे भी संभल जाएंगे। हमारा जो मुस्तकबिल वो हमारा यूथ है, और हम ये चाहेंगे कि हम अच्छी शिक्षा, अच्छी बातें, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी गवर्नमेंट जो काबिल हो, जो ईमानदारी से चले, जो दादादारी से चले, जो झूठ से ना चले,
वो गवर्नमेंट इन्हें दे, वो बातें इन्हें सिखाए, वो समाज इन्हें दे, तो फिर ये आगे बढ़ेंगे, ये नर्चर हो जाएंगे उस माहौल में। कश्मीरी नौजवान पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे है। तालीमी निज़ाम एक इंटेलेक्चुअल हब कैसे बन सकता है? जैसा कि आपने बोला कि यहाँ के यूथ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ मैंने खुद दिल्ली से अपना तालीमी सफ़र कंप्लीट किया है और तदरीसी सफ़र भी मैंने शुरू वहीं से किया। और जब हम यहाँ से जाके बाहर जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट कॉलेजेस में, वो वहाँ पे टॉपर्स में, एवरेज में नहीं, टॉपर्स में हमेशा रहते हैं। कहीं ना कहीं पर लकुना है। हम बांग्लादेश को मेडिकल एजुकेशन हब समझते हैं। क्या वजह है ये कश्मीर मेडिकल हब नहीं बन सकता? और इसकी वजूहात बहुत सारे हैं। ये 30 साल के बाद हम कश्मीर के लोग 30 साल इन हालात से जुलस रहे हैं। 30 साल में पहली बार हमने देखा कि दुनिया सामने आ गई, बायजूस, खान्स एकेडमी, बला बला, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं आजकल। हम 30 साल से इन हालात में अपने बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, और तब भी ये पीजी या किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में जब इनका हम रोल देखते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही एनकरेजिंग हमारे लिए होता है। तो हमें चाहिए कि कहीं ना कहीं पे जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, वो नेट के लिहाज से, वो फैसिलिटीज़ के हिसाब से, कहीं ना, बिकॉज आज का जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। हम अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर नहीं रख सकते। हाँ, इट शुड बी इन अ मॉनिटर वे, लेकिन हम इनको दूर नहीं रख सकते। और अगर हमें कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें प्रॉब्लम्स को करना है, एजुकेशन को सफ़र नहीं होना है। मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ का यूथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे 2 पॉइंट्स हैं जिससे मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर ये एजुकेशनल हब बन सकता है। नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे कॉलेजेस, हायर सेकेंडरीज या मिडिल स्कूल्स हैं जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है। हर टीचर टेक्नोलॉजिकल सेवी है, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, टेक्नोलॉजिकल देखें या इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। और नंबर 2 ये है कि ये एक 2 लेवल प्रोसेस है। स्टूडेंट्स को भी आगे बढ़ना है, उनको एक्सपोजर मिलना है, उनको पढ़ना है, उनको हमें एज अ मेंटोर गाइड करना है, लेकिन साथ साथ में टीचर्स को भी खुद वक्त के साथ अपने आप को ओरिएंट करना है, अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोजर में लाना है, ताकि ये 2 वे प्रोसेस चल सके और हम उनके एक बेटर मेंटोर, एक बेटर गाइड बन सकें, ताकि ये हम एक एजुकेशनल हब जो है हम यहाँ पर क्रिएट कर सकें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस जो हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो जो नए 2019 में एस्टेब्लिश किए गए कॉलेजेस हैं, जो ऑर्डर आया था, उनमें तो कमियां ही कमियां हैं। जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस हैं उनमें और ज़्यादा और भी कमियां हैं। मैं कल थोड़ा डाटा चेक कर रहा था कि 1907 में फर्स्ट कॉलेज जो एस्टेब्लिश हुआ था J&K में, तो उसके बाद तकरीबन एक सेंचुरी को लेकर एक सेंचुरी में पूरे 100 कॉलेजेस एस्टेब्लिश हुए थे। तो उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन इतने सारे कॉलेजेस और ये डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी सारी कमी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस में, और इतने सारे कॉलेजेस एक साथ एस्टेब्लिश करना, तो कहीं ऐसा नहीं हो सकता था कि इन्हीं कॉलेजेस जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कॉलेजेस हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा देते, उनमें लैब इक्विपमेंट्स बढ़ा देते, उनमें फैकल्टी बढ़ा देते, उनमें डिपार्टमेंट्स की कमियां जो हैं वो बढ़ा देते। तो ऐसा नहीं हो सकता था। मैं ये खुद मान रहा हूँ कि बिल्कुल हमारे लोग जो हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, अगर यहाँ के पॉलिटिशियंस चाहें तो इसको वो एजुकेशन हब बना सकते हैं, फिर उसको कोई रुका नहीं सकता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो कर रहे हैं आप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना सकते हैं अगर वो चाहे तो, लेकिन लक्यूना वहीं पे है, वो लोग नहीं चाहते हैं इसको और ये हब बनाना, इसीलिए ये हब मुझे नहीं लग रहा है कि बन जाएगा।
हमारे यहाँ कश्मीर के बच्चों में बहुत जज्बा है मेहनत करने का, वो दिन रात मेहनत करना जानते हैं, और हमारे टीचर्स में भी मेहनत करने का जज्बा है। इन स्पाइट ऑफ दिस कोविड-19 है, हमारे टीचर्स अच्छी तरह क्लासेस देते हैं, ऑनलाइन मोड में भी 2G स्पीड पे भी हमारा रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगा, यहाँ हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट सिर्फ बोलने में मिलता है, प्रैक्टिकली नहीं मिलता है। आप देखें बाहर के कॉलेजेस में भी बच्चे रिसर्च करते हैं, उनकी पब्लिकेशंस होती है। जब हमारे कॉलेजेस में, ये सबसे पुराना कॉलेजेस है, आप देखें बोलने में बहुत कुछ होता है, लेकिन कितनी फैसिलिटीज़ है यहाँ, कितनी फैसिलिटीज़ है बच्चों को, टीचर्स को रिसर्च के लिए। बच्चों की तो बात ही नहीं है। इतने सारे कॉलेजेस यहाँ पे बने, सिर्फ नाम के लिए बने। बिल्डिंग्स की बात छोड़िए, क्या मतलब मकानों में कॉलेजेस है इस टाइम। हायर सेकेंडरीज में आप देखें, रिसर्च की बात ही नहीं है, वहाँ पे वॉशरूम्स तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है कि यहाँ इंटेलेक्चुअल हब बन जाए। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ैज़ है साक़ी। बच्चों की बात करें, जैसा कि मेरे कोलीग्स अभी वो अर्ज़ कर रहे थे, टीचर्स की बात करें तो हम दुनिया के किसी भी मुल्क के जो बच्चे हैं या टीचर्स हैं उनके साथ कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन जो सवाल है इंटेलेक्चुअल हब या तालीम में इस यूनियन टेरिटरी को आगे ले जाने की जो बात हो रही है, ये ख्वाब जो है या ये तसव्वुर जो है ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक हम टीचर्स को रेस्पेक्ट ना दें। वी आर इंटेलेक्चुअल रेस, ये तो दुनिया में माना जाता है। जहाँ जहाँ हमें एक्सपोजर मिलता है वी एक्सल देयर। पहले एक वेव चली जो शाह फैसल साहब ने चलाई थी IAS की, तो तब से यहाँ हर साल IAS कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा कंपैरेटिवली टू अदर स्टेट्स। और यहाँ हमें मेडिकल साइंस में नीट या PMT पहले हुआ करता था, एक्सपोजर था टू क्वालिफाई नीट टू गो इनटू मेडिकल साइंसेज एंड वी वर एक्सेलिंग देयर। वी नो ओनली देयर इज़ नीट, और नीट में हम माशाल्लाह बहुत एक्सेल करते हैं। यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ चाहिए, कैरियर काउंसलिंग सेल्स होनी चाहिए हर हायर सेकेंडरीज़ में, हर इंस्टीट्यूट में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटीज़ में। Those career counseling cells should be governed by a full-fledged whole-time team who will guide the students where to go, what to do. यहाँ पर हमें 12th के बाद चलन नहीं होती है। Behavior of the man with which he deals with the problems provide him a particular social environment, and that particular social environment is only responsible to convert literate society into the intellectual society. For example, the only way, that is socialization, which is wholly and solely responsible to convert literate society into intellectual society. Socialization at primary level, socialization at secondary level and socialization at tertiary level. मैं आपको बता दूं कि अगर कोई स्टूडेंट हम में से इंटेलिजेंट है, उसका मेमोरी पावर अच्छा है, लेकिन उसका वो मेमोरी पावर यूज़ नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसका वो मेमोरी पावर किसी काम का है अगर वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है। उस हिसाब से हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है कि हमारे कश्मीर में स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस की कमी नहीं है हमारे कश्मीर में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है ये किसी काम की नहीं है, बिकॉज हमारे जो स्कूल्स हैं वो मैक्सिमम बंद ही रहते हैं। अब नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, वी नीड टू कम्पीट विद देम। सो उस हिसाब से हमें उनके साथ कंपटीशन करना है। इसी हिसाब से हमारा आप इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखिए, अब अगर हमारे मतलब क्लासेस कंडक्ट नहीं हो रहे हैं ऑनलाइन, हम स्कूल में दे पाते, लेकिन अगर आप हमारे क्लासेस देखेंगे, मतलब जितनी हमारी कॉलेज की बिल्डिंग है, जितना हमारे कॉलेज का एरिया है, मुझे लगता है उससे ज़्यादा एरिया में बाहर में हॉस्टल्स होते हैं। उस हिसाब से हमारे जो मतलब हमारा जो कॉलेज का एरिया है वो भी बिल्कुल कम है, हम क्लासेस नहीं दे पाते। जो आप ये 2 गज़ की दूरी होती है वो हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे क्लासेस बहुत कंजस्टेड है, हमारे क्लासेस बहुत नैरो है। उस हिसाब से मेरे हिसाब से एजुकेशनल हब की बात करना बिल्कुल जायज़ है और पॉसिबल है। आज के इस ज़माने में जब पूरे वर्ल्ड में डिस्पर्स्ड एजुकेशन हो रही है,
जिससे मेरी मुराद यह है कि अमेरिका और अफ्रीका और डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स के बच्चे और बड़े एक साथ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। जैसे इन्होंने फरमाया ऑनलाइन एजुकेशन और मूक्स की बात की, जहाँ पर पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे और कंट्रीज़ में टेक्नोलॉजी और आईटी इज़ बेसिक राइट ऑफ द पीपल। ट्रेडिशनली कश्मीर हैज़ बीन एन एजुकेशनल हब। चाहे आप वो ज़माना भी करें कि जब यहाँ पर अभिनव गुप्त और उससे बड़े बाण भट्ट जैसे फ़िलासफ़र्स रहे हैं, और आज तक ये सिलसिला जारी है। जब हम एजुकेशनल हब की बात कर रहे हैं, इट डजंट मीन हायर एजुकेशन ओनली। वाई नॉट प्राइमरी एजुकेशन, वाई नॉट अपर प्राइमरी एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एट ऑल लेवल्स। वाई शुड वी नॉट start private schools and colleges and universities and think beyond, जैसे कि अपनी चार दीवारी से आगे सोचे। Why not to have them of international standard? ये possible है। वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी का सोज़े दरूं। ख़वातीन की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। आप इस कदम से किस कदर मुतमईन हैं? क्या करने की और ज़रूरत है? कहा जाता है एक औरत को पढ़ाने का मतलब एक ख़ानदान को पढ़ाना है, और क्योंकि मैं इस विमेंस कॉलेज से ताल्लुक़ रखती हूँ तो मैं इस चीज़ को फ़ख्र के साथ कह सकती हूँ कि जब मैं एक बच्ची को पढ़ाती हूँ तो उसका मतलब मैं एक फ़ैमिली को पढ़ा रही हूँ, उसको एम्पावर करने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन एजुकेशन का मतलब यही नहीं कि हम डिग्री दें, बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, जिसमें हम एक ये बात ज़रूरी है कि हमें बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ ऐसे स्किल्स प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत है जिससे कि उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, उनका एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके और वो समाज में एक डेवलपमेंट के हिसाब से अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकें। जब तक हमारी बेटियां जो हैं उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स गवर्नमेंट की तरफ से फुलफिल मतलब पूरी नहीं होंगी, तब तक वो ये अपना जो एजुकेशनल एकेडमिक करियर है उसको परस्यू नहीं कर सकते। मैंने देखा है कि बहुत से ड्रॉप आउट हुए हैं, बहुत सी लड़कियां हमारी बेटियां, क्योंकि उनकी फैमिलीज़ ने पहली तो ये कि उनको ये समझा है कि ये दूसरी के घर जाने वाली हैं, इसलिए इनकी पढ़ाई की तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। और दूसरी ये है कि पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी बेटियां जो हैं वो इसलिए ड्रॉप आउट करती हैं कि उनके पास फ़ीस भरने के लिए पैसा नहीं होता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर उनको एम्पावर करना, उनकी मतलब एकेडमिक परस्यूट्स को सिक्योर करना है, तो ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उनके लिए फाइनेंशियल जो मतलब असिस्टेंस का प्रोग्राम है वो यकीनी बनाया जाए। बेटी कितनी भी बड़ी हो जाए तो माँ बाप को एक फ़िक्र रहती है कि ये इनसिक्योर है, अगर ये 10 मर्दों में काम करती है या देर से घर से निकलेगी। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा करिकुलम भी डेवलप होना चाहिए कि जहाँ पे उनको अपनी सेफ्टी भी सिखाए। कुछ ऐसे फ़िज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम्स होने चाहिए, ऐसे करिकुलम होने चाहिए कि जहाँ पे इनको सिखाए कि ये अपनी प्रोटेक्शन ही कैसे करे। और कुछ ऐसे स्किल्स भी डेवलप होने चाहिए। हम ये देखते हैं कि पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स हैं, मेल फीमेल है, सारे अनएम्प्लॉयड है। तो कुछ ज़्यादा कुछ ऐसे स्किल कोर्सेज डेवलप हो जाए कि ये गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट ना रहे, ये खुद भी फाइनेंशियली सिक्योर हो, ये खुद भी अपने आप को आगे बढ़ाए। क्योंकि इस टाइम हम देखते हैं कि हमारा जो समाज है बहुत बिगड़ चुका है। इस टाइम उन्हीं लड़कियों को भी अच्छे रिश्ते मिलते हैं जो फाइनेंशियली सिक्योर हो। जब भी हम गर्ल्स की लड़कियों की बात करते हैं तो फाइनेंस की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, क्योंकि जब हम अपनी लड़कों की बात करते हैं, बॉयज़ की बात करते हैं, तब हमें कोई फाइनेंस की प्रॉब्लम होती नहीं है। और अगर हमें अपनी बच्ची को तालीम देना है तो हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अपने लड़के को तालीम देनी है तो उसको हम कहीं से कहीं भी बेच सकते हैं। बट जब गर्ल्स की बात आती है तो यहाँ पे क्या है कि वी नीड कि हमें अपने आप को अपडेट रखना है। ऐसा नहीं कि हमें डिस्क्रिमिनेशन करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कि लड़का है कि लड़की है। तो ये
चीज़ हमें अपने दिमाग से निकालनी चाहिए। एंड सेकेंडली, जब हम रिज़र्वेशंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जब हम रिज़र्वेशन की बात करते हैं तो हम वहीं पे अपनी बेटी को कमज़ोर करते हैं। वाई वी नीड टू रिज़र्वेशन फॉर, ऑलरेडी देयर आर रिज़र्वेशंस बट वी डोंट नो हाउ टू यूटिलाइज those very reservations. If we will talk about the higher education, UGC और DST की अगर हम बात करेंगे, इतनी सारी स्कीम्स हैं for girls, but unfortunately we Kashmiris don't know about those very facilities. We don't know how to utilize them. But besides that, जब हमें खुद की बेटी हो तो we should not, हाँ अगर गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, it is okay, it is all right. But why we need to depend on government? जब हम अपने लड़कों के लिए गवर्नमेंट के लिए ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जितना हम अपने लड़कों के लिए, अपने बॉयज़ के लिए जितना हम करते हैं, वी शुड डू आल्सो दैट वेरी थिंग फॉर आवर गर्ल्स। जैसे कि सर ने बोला, मतलब अगर लड़के बोलते हैं घर में मेरे को कुछ करना है, फिर पेरेंट्स को कुछ भी करना हो, कहीं से वो पैसे लाए बट उनको देते हैं। अगर एक बेटी बोलती है मुझे कुछ करना है, तो बेटी को क्यों बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है? डॉटर्स आर नॉट डेंजरस, डॉटर्स आर इक्वल टू 10 सन्स। इसलिए प्लीज़ बेटियों को समझो, जो एक बेटा कर सकते हैं वो अपनी बेटी भी दिखा सकती हैं, उसमें भी गट्स हैं। इसलिए लड़कियों को मतलब प्रॉपरली एजुकेशन दो, मतलब कि जो उनके राइट्स हैं उनको दो। आई थिंक विमेन काफ़ी एम्पावर्ड हैं। अगर हम लिटरेसी में भी देखेंगे तो हमारे टीचर्स कोई भेदभाव नहीं करते हैं, लड़की को ज़्यादा पढ़ाते हैं या लड़की को कम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बट अगर हम लोग बेसिक सेंस देखेंगे तो एक माँ होती है जो एक लड़की के दिमाग में ये बात डालती है कि आप लड़की हो, यू आर ए गर्ल, आप बेटा नहीं हो। तो ये बात हमारे घर से आती है। आई थिंक इस चीज़ को बेसिक लेवल पे लेने की ज़रूरत है। अगर बेसिक लेवल पे स्टार्टिंग होगी तभी जाके ये बात आगे भी जाएगी। एम्पावरमेंट हमारे पास काफ़ी है, लिटरेसी काफ़ी है, एजुकेशन काफ़ी है। व्हाट लैक्स इज़ द मॉरल सेंस, और जो आई थिंक हमारे घरों से ही आ सकता है। आई डोंट थिंक कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है, मतलब ऑन द ग्राउंड लेवल जब हम देखते हैं, आई डोंट थिंक कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। क्योंकि आप जब देखते हैं, आपको अगर घर में लड़की बोलती है कि मुझे इस एरिया में पढ़ने जाना है, आप पहले बोलते हो कि वो एरिया मतलब डेंजरस मत है, वहाँ पे ऐसे क्रिमिनल केसेस देखिए आप, वहाँ पे कैसे। फॉर एग्जांपल हम दिल्ली की बात करते हैं या बाहर कहीं पे, जब हम घर में बोलते हैं कि हमें दिल्ली पढ़ने जाना है, बोलते हैं नहीं वो वुमेंस के लिए सेफ़ नहीं है। आई थिंक जब हम घर से मतलब लड़की को बाहर निकलने नहीं देते, उसको बोलते हैं आप बाहर के कॉलेज में नहीं पढ़ सकते बिकॉज दे आर नॉट सेफ। ऑन द कंट्री जब हम लड़कों को बोलते हैं कि आप जा सकते हो, मुझे लगता है कि लड़कों को भेजने से पहले हमें कहना चाहिए कि तुम तो पढ़ने जा रहे हो, मेहरबानी करके जो भी वहाँ पे लड़की दिखे उसको अपनी बहन की जैसी कदर करना। आई थिंक तभी हम सेफ हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। जम्मू कश्मीर के लोग सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूल में दाखिला लेने को ज़्यादा तरजीह क्यों देते हैं, ऐसा क्यों है? इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें एक रेस्पॉन्सिबल टीचर बनना इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है वो खुद अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में डालता है, क्योंकि वो टू बी ऑनेस्ट वो खुद अपने स्कूल में रेस्पॉन्सिबल टीचर होने की हैसियत से काम नहीं करता है। दूसरी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर कोई बंदा रिच है, उसके पास रिसोर्सेज है, तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो अपने बच्चे को एक हाई फाई स्कूल में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हो वो अपने बच्चे को वही भेजता है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हमारे स्कूल्स को अपडेट करना पड़ेगा। और जितने भी टीचर हजरात हमारे स्कूल्स में कॉलेज में काम करते हैं, हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम रेस्पॉन्सिबली एक ज़िम्मेदार टीचर की तरह हम अपने स्कूल्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दें। लोगों का रुझान जो है ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों से की तरफ इस वजह से है कि वो समझते हैं वहाँ पर अच्छे टीचर हैं या वो मेहनत करवा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो पढ़े क्वालिफाइड, जो PhD, MPhil और बहुत से आला डिग्री हासिल करके जो टीचर हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन हम दिल्ली की बात देखते हैं तो दिल्ली में बच्चे जो हैं वालिदैन गवर्नमेंट स्कूलों से निकाल प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर करके गवर्नमेंट स्कूल में छोड़ते हैं। और यहाँ पर भी गवर्नमेंट बहुत से ड्राइव्स कर रही है, आजकल एनरोलमेंट ड्राइव है, स्कूलों में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, कंप्यूटर्स आ रहे हैं, वो बहुत सी फैसिलिटीज़ का इनेकाद कर रहे हैं
लेकिन हमें भी ट्रस्ट करना है। हमें फेथ ही नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों में, हमें वो फेथ उड़ गया है, वो फेथ हमें वापस लाना है और गवर्नमेंट स्कूलों पर ट्रस्ट करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूल बंद करें, प्राइवेट स्कूल भी चलने चाहें। जो फेथ है वो फेथ नहीं है आज की पब्लिक में कि गवर्नमेंट स्कूल में कुछ हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो टीचर्स हैं वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कॉलेज में टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों की से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक फेथ सा है एक जो लोगों में नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा है, गवर्नमेंट स्कूल में वैसा है। बहुत सारी जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट दे रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या एक कल्चर सा आ गया, एक ओपिनियन सी पब्लिक की है कि नहीं भाई प्राइवेट स्कूल में डाल दो बच्चों को। गवर्नमेंट की कोई कमी नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों में, इसलिए हमें चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलों पर ट्रस्ट करें। सही बात आपने कही है, लेकिन एक बात आपने नहीं देखी होगी कि हमारे स्कूल्स जो है, हमारे जो प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल्स है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कुछ भी नहीं है। एक एक रूम में एक 5-5 क्लासें लेने पड़ते हैं, टाट पर बैठते हैं। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही ना हो तो बच्चे कहाँ जाए? तो वो टीचर्स इंटेलिजेंट है क्या पढ़ाए वो? असल में इंफ्रास्ट्रक्चर की लैक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो तब हाँ, करिकुलम भी अच्छा नहीं है, जो करिकुलम है वो भी अच्छा नहीं है। अगर उसमें कोई चेंज आए और इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आए, डेफिनेटली पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल प्रेफर करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन दिलवाना एक प्रिविलेज सा बन गया है। पेरेंट्स जो हैं वो समझते हैं कि ये एक प्रिविलेज है, हम अपने बेटे को या बेटी को किसी हाई फाई स्कूल में एडमिशन दिलवा रहे हैं, तो उनको लगता है हम अफोर्ड कर सकते हैं, समाज को दिखा सकते हैं हमारे पास पैसा है और हमारे प्रिविलेज है। और गवर्नमेंट स्कूल्स को उन्होंने एक अंडर प्रिविलेज या वनरेबल क्लास के लिए अलॉट कर रखा है। हमें इस थिंकिंग को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा होता है उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें वो तमीज़ उसमें नहीं आती है, तमीज़ उसमें नहीं आती है और ये देखा गया है। आप देखिए, अगर हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं वो क्लास में कोई गंदी बात बोल नहीं सकते हैं, यहाँ तक कि अगर वो घर में बोलते हैं हम उनको बोलते हैं कि हम आपकी मैम को बोलेंगे। तो प्राइवेट स्कूल के जो मुझे लगता है, मैंने देखा कि टीचर्स बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में हम देखते हैं कि ऑल राउंड डेवलपमेंट बच्चे की नहीं होती है। जब पुराने ज़माने में हम देखते थे जो हमारे ये गवर्नमेंट स्कूल्स थे, वहाँ पे एक ऐसा एनवायरनमेंट था कि वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी, वहाँ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब आज हम उन गवर्नमेंट स्कूल्स को देखते हैं, आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होने लगा है, फैसिलिटीज़ आने लगी है। अब जो हमें रोक रहा है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डालने से, वो है हमारी खुद की मेंटालिटी। हम क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे है, इतने सारे हमारे टीचर्स हैं, अगर इनमें से किसी का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में होगा और हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई नेबर पूछेगा तो कत स्कूल शूर पारान, अस पारान गवर्नमेंट स्कूलस। अच्छा गवर्नमेंट स्कूलस छुआ पारान, तो यूत जेनान प्राइवेट स्कूलस त्रावनस छु ना, तो यूत छु ना आमदनी प्राइवेट स्कूलस त्रयुन। ये इंसान की मेंटालिटी हमारी खुद की बन गई है कि अगर हम मतलब डेवलप्ड है, ये हमारे पास बहुत पैसा है तो हम प्राइवेट स्कूल में ही डालेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन है, अशावन के ऐसे बोरा बेरिस एडमिशन, वी वुड जस्ट वांट टू शो ऑफ। इट्स द मेंटालिटी दैट मेक्स अस लाइक, जो हमें बनाती है कि हम अपना एडमिशन प्राइवेट स्कूल्स में बाकी तो फैसिलिटीज़, वेल एजुकेटेड स्टाफ जो है, आई थिंक प्राइवेट स्कूल्स के मतलब बरअक्स यहीं पे गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बस मेंटालिटी चेंज करनी है, दैट्स इट। अगर हम ये देख लेंगे कि क्यों प्राइवेट स्कूल्स को प्रेफर कर रहे हैं, मेरे ओपिनियन से 3 रीज़न्स हैं। एक तो जो डिस्कस हुआ है कि रेस्पेक्ट की बात आती है सोसाइटी में। सेकंड थिंग जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, दैट्स करिकुलम। अगर हम देख लेंगे प्राइवेट स्कूल्स में जाएंगे, वहाँ पे प्ले ग्रुप होता है, प्री नर्सरी होता है, उसके बाद नर्सरी, उसके बाद हमारा बच्चा LKG में आता है। बट अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बुक्स को देख लेंगे, वहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होता है फर्स्ट में, और वो जो करिकुलम होता है दैट इज़ नॉट अप टू डेट, वो बच्चों के हिसाब से नहीं है। नाज़रीन, वक्त हमें इजाज़त नहीं देता है, हमें भी वक्त की कदर करनी चाहिए, इसलिए हमें आज के प्रोग्राम को यहीं पे रोकना होगा। जो सवालात रह गए हैं अगले प्रोग्राम में हम उसको फिर से प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आपकी कोई आरा या तजवीज़ हो इस प्रोग्राम को लेकर तो आप हमारे साथ सोशल मीडिया के ज़रिए जुड़ सकते हैं। दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।